अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं, सो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपका ईएमआई जो है वो धीरे 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 जा रहा है, बिकॉज जितना भी डिसबोर्स होता है बैंक से, वो डिसबोर्समेंट प्री ईएमआई चल सकती है या फिर आपकी ईएमआई चल सकती है। एंड रीसेल में क्या है, आपकी ईएमआई अगर आप आज लेते हो तो 25% तो आपको अपफ्रंट देना ही देना है, प्लस आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है अगर 75% की, तो 75% ले सपोज 2.5 करोड़ है 75% जो आपने डिसबर्समेंट करवाया है, तो आपको 2,30,000 30-35,000 अप्रॉक्स आपको ईएमआई देनी पड़ेगी। जब इन्वेस्टर्स की क्वांटिटी कम होगी तो वो रीसेल करना चाहें, रेंट पे लगाना चाहे, तो मुंह मांगा जो है वो अमाउंट वो ले सकते हैं, मार्केट रेट पे जो चल रहा है वो ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी सलाहकार साथिया एंड स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। आज हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं बेसिकली वो एक टॉपिक बहुत ज़्यादा चल रहा है। उस टॉपिक को इन्हांस वे में थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों को क्या, या ये कह लीजिए जो लोग कंफ्यूज्ड हैं, ये उनके लिए वीडियो है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में भी हम लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, ना कि 10 साल 15 साल या 7 साल पुराना कंस्ट्रक्शन जो हो चुका है उसकी बात करेंगे। उसका भी मैं एग्जांपल के तौर पे एक जिस्ट आपको बता दूंगी, लेकिन जो मोटा मोटा है वो उसी की बात करेंगे। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, उसमें क्या प्रॉस कॉन्स क्या हैं, दोनों के मामलात क्या हैं। मेंटेनेंस में अगर बात की जाए तो मेंटेनेंस का क्या इशू आता है, चाहे लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन हो या अंडर कंस्ट्रक्शन में, तो खैर मेंटेनेंस अभी तक होगा ही नहीं। एंड डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है। अगर ज़्यादा लंबा वीडियो चला गया हम लोग कट शॉर्ट में 2-3 वीडियोस बना लेंगे, दैट आपको हर टॉपिक का एक चीज़ पता चल जाए। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में अगर मैं बात करूं, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में उठा लेते हो तो शाहपुर जी की बात कर लेते हैं, जो कि है सेक्टर 102 में, अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं, रेडी टू मूव इन। रेडी टू मूव इन में मैंने शाहपुर जी उठा लिया। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में मैं अमारा जो सेक्टर 93 में उसको ले लेती हूँ, आशियाना अमारा की बात कर रहे हैं। बेसिकली है क्या, अगर कोई भी शाहपुर जी में 2 बेडरूम देख रहा है रेडी टू मूव इन में, उसमें ये है कि 2 बेडरूम का जो रेट चल रहा है वो वहाँ पर 2 CR चल रहा है, 1.9, 2 CR, 2.10। ये इतना रेट वहाँ पर चल रहा है। एंड अगर मैं बात करूँ अमारा की, अमारा में जो यहाँ पर आपको 2 बेडरूम रेडी टू मूव इन में मिल रहा है, वहाँ पर आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में, यानी फेज़ 5 फेज़ 4 जो भी था, फेज़ 5 है अभी तो लेटेस्ट, फेज़ 5 में आपको 3 बेडरूम 2T जो है वो आपको करीबन 2.20 इतने में आपको मिल जाएगा। अगर मैं 3+3T की बात करूँ, वो 3 CR तक वो चला जाता है, या फिर 2.90 में भी आपको मिल जाएगा, जो नॉन PLC यूनिट होती है। यानी नॉन PLC का मतलब है जो प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस जिन यूनिट्स पे नहीं लग रहे हैं। शाहपुर जी एंड अमारा को ही मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि कंपैरिजन करना मेरे लिए इजी होगा। बिकॉज अगर शाहपुर जी के अलावा मैं शोभा की बात करूँ, या एक बात कर लेते हैं चलिए। रेडी टू मूव इन में जो रेट चल रहा है द्वारका एक्सप्रेस वे पे, वो चल रहा है 2 बेडरूम का 2 CR से स्टार्ट होकर वो चला जा रहा है 2.65 2.70 CR, जिसमें शाहपुर जी है, ली मैरिडन है, ये गोदरेज मैरिडन है, एंड आपका शोभा सिटी सेक्टर 108 है। ये सारी जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर रेडी टू मूव इन में ये प्राइस चल रहा है। 3 बेडरूम जो बात की जाए, 3 बेडरूम अप्रॉक्स यहाँ पर 2.6 से लेकर एंड 3.5 4 4.5 करोड़ तक के भी यहाँ पर रेडी टू मूव इन में है। एंड अब आ जाते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में, जहाँ पर आपको रेडी टू मूव इन में इस प्राइस में आपको मिल रहा है, वहाँ पर ही अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जिसका टाइमलाइन 3 साल से 5 साल है, यानी पोजीशन का,
सो वहाँ पर आपको 2 CR से लेकर 3 बेडरूम की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2 बेडरूम तो अब मार्केट में है ही नहीं। सो 3 बेडरूम आपको 2.10 2.20 CR से लेकर आपको 3.5 तक मिल जाएगा। 3+3T 4 बेडरूम भी हैं कई यूनिट्स जो 3.5 में आ जाती हैं। अब आपको लेना क्या चाहिए, बिकॉज कन्फ्यूज़न तो उस चीज़ में है। अब प्राइस का गैप आप देख रहे हैं, सो जिस तरह से प्राइस का गैप है उसी तरह से आपको प्राइस को देने में भी गैप आएगा। सो क्या गैप आएगा, अगर आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी देख रहे हैं, सो उसमें आपका जो अपफ्रंट मनी है वो आपका अपफ्रंट मनी बहुत ज़्यादा जाएगा, वो जाएगा ही जाएगा, चाहे आपके पॉकेट में 50 लाख है या 60 लाख है, उससे मैटर नहीं करता। जब तक जब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी, जब तक आप वो प्रीमियम अमाउंट और 30% अमाउंट या 40% जिसने जितना दे रखा है वो आप ट्रांसफ़र नहीं करते। और रेडी टू मूव इन में तो आपको पूरा ही देना पड़ेगा। सो आपका प्रीमियम भी जा रहा है, प्लस जितना भी पैसा दिया है वो भी जा रहा है। चीज़ें जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में है वो आपका क्या है, आप फाइनेंशियल्स आपको प्लान करने का टाइम मिल जाता है कि अभी आपको 10% देना है, फिर कुछ दिनों के बाद 10% देना है, फिर कुछ दिनों के बाद। बेसिकली ये है कि 3 से 5 साल के गैप में आपको सारा 100% पैसा देना है। अब ये तो हो गया कंपैरिजन की बात। सो प्रॉज जो है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में, जैसे कि मैंने बताया, प्रॉज मेनली जो है कि आपको अपने फाइनेंशियल्स जो है वो प्लान करने में टाइम मिल जाता है। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में वो टाइम आपको नहीं मिलता है, या तो आपको लोन लेना पड़ेगा, बिकॉज लोन तो जाहिर सी बात है लेना ही पड़ेगा। 100% जो है पैसा वो किसी के पास होता नहीं है, होगा भी तो भी वो पूरा पैसा डालेंगे नहीं। सो ये एक प्रॉज हो गया। प्लस दूसरा प्रॉज की मैं अगर बात करूं, सो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में क्या है ना, लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन आपको मिल रही है। लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन की बात करें तो माई-वन कंस्ट्रक्शन है या ब्रिक कंस्ट्रक्शन है, सो उसमें भी आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपको दिख रही है कि क्या क्वालिटी लग रही है, या यूपीवीसी क्या लग रहा है, या फिर बाथरूम की फिटिंग्स क्या लग रही है। बाथरूम की फिटिंग्स यानी जितना भी वहाँ पर जैगवार लग रहा है, रोका लग रहा है, या कौन सा कंपनी की ब्रांड की लग रही है वो आप देख सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग वो चेंज भी करवा सकते हैं। प्लस जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो वायरिंग कौन सी ब्रांड की लग रही है, कहाँ से वायरिंग जा रही है, पाइपलाइन जो है वो बाहर से है या अंदर से है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको पता चल जाती है। और नहीं भी पता चलती है ना, तो आपकी जिम्मेदारी है ये पता करना, बिकॉज़ जब आप रहने लगते हैं तो आपको फिर जाके अगर पता चलता है ना कि ये जो पाइपलाइन है वो तो अंदर से जा रही है, सो उसमें इशू ये आता है कि जब आप रहने लग जाते हो तो मेंटेनेंस वाला आएगा एंड फिर तोड़ेगा, क्योंकि सीपेज का प्रॉब्लम तो नहीं आ गया या कहीं से किसी के पाइपलाइन फट गया, तो वो पूरा आपका कंस्ट्रक्शन जो है वो तोड़ेगा एंड देन उसको वापस से बनाएगा। तो वो थोड़ा सा बेसिकली दिमाग में एक ब्लॉक हो जाता है। सो ये एक होगी पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं, सो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपका ईएमआई जो है वो धीरे धीरे जा रहा है। सो रेंट पे तो रह ही रहे हैं आप, सो रेंट पे रहते रहते ईएमआई धीरे धीरे ऐसे जा रहा है कि 20-25% आपने दिया पैसा अपफ्रंट, एंड 50 लाख 60 लाख जो भी है आपके पास, उससे कम भी है तो भी मैनेजेबल है। वो कैसे, वो फिर फ़ोन पे बात करेंगे। सो आपने दिया अमाउंट एंड देन बिकॉज जितना भी डिसबोर्स होता है बैंक से, वो डिसबोर्समेंट प्री ईएमआई चल सकती है या फिर आपकी ईएमआई चल सकती है। प्री ईएमआई में इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों में होता है। ईएमआई में आपका जो मोटा मोटा है कि प्रिंसिपल पोर्शन ज़्यादा है, इंटरेस्ट कम है। सो ये आपको बेनिफिट मिलता है कि आपका अमाउंट वाइज आपको 5 साल 3 साल जो भी है वो कम जा रहा होता है, एंड देन 5 साल यानी जब पोजीशन मिलने की कगार पे आता है तब आपकी मोटी ईएमआई जाती है। एंड रीसेल में क्या है, आपकी ईएमआई अगर आप आज लेते हो तो 25% तो आपको अपफ्रंट देना ही देना है, प्लस आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है अगर 75% की, तो 75% ले सपोज 2.5 करोड़ है 75% जो आपने डिसबर्समेंट करवाया है, तो आपको 2,30,000 30-35,000 अप्रॉक्स आपको ईएमआई देनी पड़ेगी पर मंथ।
सो ये मोटा मोटा पैसा आपका जो है वो हर महीने जा रहा होता है ना, तो थोड़ा सा लगता है कि सैलरी आई आपकी 4-5 लाख रुपए बैंक में आया एंड उसमें से 2,30,000 रुपये चले गए ऐसे। देन आपकी कार की EMI और जो भी EMI है, बिकॉज आजकल अपर मिडिल क्लास फैमिली जो है वो EMIs पे ही टिका हुआ है, गुड़गांव में तो खासकर। सो ये बात हो गई EMIs की। एंड मेरा सजेशन, बिकॉज मैं 10 साल 15 साल पुराना कंस्ट्रक्शन वाली बात इसलिए नहीं कर रही, बिकॉज आई वुड नॉट रिकमेंड दोज प्रॉपर्टी। वो आपको सस्ती मिल जाएगी, 3 बेडरूम 3T प्लस सर्वेंट रूम, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा 2.5 करोड़ 2.6 करोड़ CR में। लेकिन किसी का छज्जा, जो छज्जा यानी जो जैसे यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, सो यहाँ पर ये झड़ जा रहा है, बैल्कनीज की ग्रिल हिल रही है, फ्लोर हिल रहा है। सो ओल्ड कंस्ट्रक्शन में क्या मटेरियल लगाया है, क्या वो एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास कॉल कर लीजिएगा अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए, तो मैं आपको प्रॉपर्टी के नाम बता दूंगी और क्वालिटी दिखा भी दूंगी। बट आई कैन नॉट नेम इन दिस वीडियो कि किसी भी ब्रांड को मैं वो नहीं करना चाह रही कि आप को मैं अपफ्रंट यहाँ पे बता दूँ। हाँ, तो ये हो गई वही ओल्ड कंस्ट्रक्शन वाली बात। अब हमारा जैसे प्रॉपर्टी में कई लोग क्या है ना, बहुत मतलब मैंने यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे हैं यहाँ पर। सो कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने के लिए हम लोग भी देखते हैं वीडियोस। सो कई यूट्यूबर्स को, कोई यूट्यूबर बोल रहा है कि हमारा में इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए, कोई यूट्यूबर कह रहा है कि हमारा में इन्वेस्टर्स को नहीं लेना चाहिए। सो बेसिकली जब मैंने एनालिसिस किया एंड उसका तथ्य देखा बेसिकली कि क्यों वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है एक तरह से सही है। सो मेरा इसमें मानना ये है कि अगर हमारा में इन्वेस्टर लेता है, बिकॉज जो भी चीज़ आज की डेट में रियल एस्टेट में क्या हर जगह चल रही है, वो डिमांड एंड सप्लाई चल रहा है। सो हर कोई डिमांड एंड सप्लाई की बात करेगा, मैं भी डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रही हूँ यहाँ पे। सो हमारा जो प्रॉपर्टी है वो एक एंड यूज़र प्रोडक्ट है। सो मैंने हर वीडियो में, अब ऑलमोस्ट हर सेकंड वीडियो में मैंने बोला है कि इन्वेस्टर को वहाँ पे घुसना चाहिए जहाँ पर एंड यूज़र प्रोडक्ट है, ना कि जो इन्वेस्टर प्रोडक्ट है उसमें। क्यों? क्योंकि जब पोजीशन के वक्त या फिर बीच में या जैसे भी है, बिकॉज हमारा की बात इसलिए करें वो लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी है, वहाँ पर आप एग्जिट नहीं ले सकते। सो वहाँ पर जो भी इन्वेस्टर आएगा वो लॉन्ग टर्म का सोच के ही आएगा एंड आना चाहिए। सो वहाँ पर क्यों इन्वेस्टर को लेना चाहिए, वो इसलिए जब पोजीशन के वक्त में रेंटल के लिए लोग यूनिट ढूंढेंगे ना, हमारा में मुसीबत हो जाएगी, रेंट पे यूनिट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एंड यूज़र प्रोडक्ट है, वहाँ पर एंड यूज़र्स ने ले रखा है। क्वांटिटी वाइज अगर मैं बात करूँ तो 5 से 10% ही होगा, मुश्किल से 5% इन्वेस्टर्स होंगे। सो जब इन्वेस्टर्स की क्वांटिटी कम होगी तो वो रीसेल करना चाहें, रेंट पे लगाना चाहे, तो मुंह मांगा जो है वो अमाउंट वो ले सकते हैं, मार्केट रेट पे जो चल रहा है वो ले सकते हैं। उस टाइम पे वो इन्वेस्टर्स ये नहीं कहेंगे कि या फिर पब्लिक जो है वो ये नहीं कहेगी कि आपने तो भैया 1.5 करोड़ में लिया था, आपने तो 2 करोड़ में लिया था, तो मैं इतना क्यों दूँ। अब जिसने कम अमाउंट में लिया था तो उसने अपना रिस्क भी लगाया था, उसने वो टाइम भी लगाया है, उसने 2021 में 22 में लिया है। सो वो टाइम लाइन भी तो देखिए, हम 2025 में आ गए हैं, 2026 में कई फेजेस आ जाएंगे, 2027 में, फिर 28 में ऐसे आएंगे। सो उन लोगों ने वेट किया है। आप अगर आज कहीं पे भी प्रॉपर्टी लगाते हैं, बेसिकली गोल्ड भी अगर आपने लिया होगा पास्ट में, सो आप गोल्ड का रेट भी आज 94,000 हो गया। सो वो बढ़ गया है ना आपका, क्योंकि आपने पास्ट में लिया था। आज के डेट में अगर आप 94,000 रुपीज़ में सॉरी बेचने के लिए अगर आप जाओगे गोल्ड अपना, सो आपको उसका दाम जो है वो ज़्यादा मिलेगा। सो ऐसे ही जिसने वो टाइम पे रिस्क लिया है या टाइम पे वेट किया है, उनको वो बेनिफिट तो मिलेगा ही। सो इन्वेस्टर्स को वहाँ पर लेना चाहिए, वो इसीलिए लेना चाहिए कि रेंटल पे भी अच्छे से चढ़ जाएगा और उसका ROI अच्छा होगा, प्लस एप्रिसिएशन भी वहाँ पर अच्छा आएगा, नो डाउट।
इन टर्म्स ऑफ जो इन्वेस्टर्स वाला प्रोडक्ट है, वो जो इन्वेस्टर्स वाला प्रोडक्ट है ना, वहाँ पर क्या है, क्वांटिटी वाइज एन नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स है। सो उनको वेट करने का जो है टाइमलाइन वो ज़्यादा होगा, बिकॉज कोई कह रहा है मैं इतने में दे दूंगा, कोई कह रहा है मैं इतने में दे दूंगा, कोई कह रहा है कि मेरे को तो जो मिला था उतने में निकाल दो। सो आपको ये देखना है कि आपको प्रॉपर्टी कहाँ लेनी चाहिए। मैं हमेशा से अमारा को सजेस्ट किया है, एंड अमारा इज़ अ गुड प्रोजेक्ट, किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट है। सो एक एक्चुअली अभी मैंने वीडियो देखा था, उसमें था पेरेंट्स सेंट्रिक प्रोजेक्ट उन्होंने बोला। सो वो लाइन भी मेरे को कहीं ना कहीं अच्छी लगी, बिकॉज क्या है, पेरेंट्स सेंट्रिक एक्चुअली प्रोजेक्ट वो पेरेंट्स सेंट्रिक ही हो गया है, बिकॉज किड्स जो हैं वो पेरेंट पे ही डिपेंडेंट होते हैं, एंड पेरेंट्स जो हैं वो किड्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि मेरा बच्चा का टाइम जो है वो कहाँ पर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्या हो रहा है। तो हमें बेसिकली ये है कि माइंड फ्री रहे ताकि हम काम पे ज़्यादा ध्यान दे पाएँ, एंड उससे जो इनपुट है वो हमें ज़्यादा मिले। सो उस चीज़ को लेकर जो है वो बात मुझे अच्छी लगी थी, तो इस वजह से मैं भी वही बात करना चाह रही थी, ना कि मैं कॉपी पेस्ट करना चाह रही थी। चलिए कॉपी पेस्ट भी कर दिया तो क्या बात हो गई, अच्छी बात है तो कर दिया। सो अब इसको मैं ज़्यादा डिटेल वाइज नहीं वो करना चाहूँगी, और भी पॉइंट्स हैं अंडर कंस्ट्रक्शन एंड रीसेल को लेते हुए। सो है, हम दोनों ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दोनों ही बेसिकली अंडर कंस्ट्रक्शन में जो जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हम कर रहे हैं, एंड रेडी टू मूव इन में भी जो जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हम कर रहे हैं। सो आप अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो समझिए, और नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी आप कंफ्यूज्ड हैं, सो यू नीड टू कॉल मी, एंड दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट नंबर, हैशटैग अंडर कंस्ट्रक्शन, हैशटैग रीसेल, हैशटैग रेंटल भी अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया सलाली।